अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। नावल में हारी सजन बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है और डिफरेंट स्टोरी है। नाजरीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। रात फरत बेगम की एकदम आंख खुली तो बेड की दूसरी साइड खाली देखकर ठटकी। ये उस टाइम कहाँ गए सोचते हुए उठ खड़ी हुई, फौरन दुपट्टा ठीक करती बाहर की तरफ आई। टीवी लाउंज में जहांगीर साहब को ना पाकर अब की बार उन्हें फिक्र लाहिक हुई। बार बार ढाक भरती वो लान में आई और जहां सामने जहांगीर साहब सर झुकाए बैठे थे, उनको देखकर फरत बेगम ने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ, आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उनके करीब बैठते ही उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। हम बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने बिना देखे जवाब दिया। आपको मनाहिल याद आ रही है? बेसाख्ता उनके मुंह से निकला। फरत बेगम के सवाल पर वो चौंके। हाँ, आज बहुत याद आ रही है उसकी। अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी आंखों के गोशे भीग गए थे। तो हम सुबह चलते हैं ना उनसे मिलने। मुझे तो बहुत याद आ रही है उसकी। पता नहीं अरहम उसके साथ ठीक भी रहता होगा या नहीं। वो दुख से बोली। नहीं फरत, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। मुझे वो याद जरूर आ रही है पर मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने जो कदम उठाया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब की बार उनकी आवाज में सख्ती थी। औलाद है वो हमारी और वो भी अकलौती। कब तक उससे ऐसे नाराज रहेंगे? बच्ची थी, आ गई किसी की बातों में। आप जानते हैं ना हमारी मनाहल लोगों की बातों में कितनी जल्दी आ जाती है। जो जैसा कहता है फौरन उसकी बात पर यकीन कर लेती है। ये जाने बगैर के हर इंसान सच नहीं बोलता। आप एक बार उससे मिलें तो सही। अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। रात काफी हो गई है, चलो चलकर सोते हैं, कहते हुए उठ खड़े हुए। पर मेरी बात। बस फरत, अब मनाहिल के बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं जा रहा हूं, तुम आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ गई और फरत बेगम उन्हें बेबसी से जाता देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अरहम के रूम में दाखिल होते ही एक सिपाही ने अदब से सलूट किया। अरहम ने जो फाइल देखने में मसरूफ था उसकी आवाज पर चौंका। जी रहील, बोलो क्या खबर है? सर, हमने आपके बताए गए होटल में कुछ देर पहले राइड डाली है। तो बताओ, जो इतला हम तक पहुंची थी क्या वो दुरुस्त थी? क्या कोई फायदा हुआ? अरहम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जी सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो होटल गंदगी का ढेर था और वहां हमें बड़ी मिकदार में शराब, कोकेन और बहुत सी नशावर चीजें मिली हैं। इसके अलावा वो बोलते बोलते एक पल को रुका। तुम रुक क्यों गए राहील? उसके अलावा तुम्हें क्या मिला वहां से? सर, वहां पर 10 से 12 लड़के लड़कियां भी मिले हैं और जिस हालत में हमने उनको पकड़ा है वो मैं। इससे पहले कुछ बोलता अरहम फौरन बोला। मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या मैं उनसे कोई शादीशुदा भी हैं? नहीं सर, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर, कहते हुए वो चला गया। उसके जाते ही अरहम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद जब वो पहुंचा तो सामने उन लड़के लड़कियों को देखकर उसका खून खोलने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि इन सबको एक एक करके सजा दे, वो जो उम्र भर याद रखें। उसे देखकर सब अपनी नजरें झुका ली। लड़कियां अपनी चादरें ठीक करने लगी। अब क्या फायदा अपनी चादरें ठीक करने का? इस चादर की भी कोई इज्जत है जो तुम जैसी लड़कियां नहीं जानती। अरहम सुलगते हुए लहजे में बोला और उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सर, हम इससे पहले कि वो कुछ बोलते अरहम उनकी बात काटी। तुम लोगों की भी सुन लेता हूँ, कहते हो तो रहील की तरफ से मुतवज्जो हुआ। तुम अभी और इसी वक्त मौलवी साहब को बुलवाओ। इन लोगों को जब ये हरकतें ही करनी है तो एक दूसरे के लिए हलाल तो हों। और अरहम की बात सुनकर तो जैसे सब सकते में आ गए। और हाँ, इनके वालिदैन को भी बुलवाओ। मैं चाहता हूँ कि उनके सामने इनकी औलाद का निकाह करवाया जाए। यस सर, कहते हुए चला गया। सर प्लीज हमें माफ कर दें, हम बहुत बड़ी गलती होगी। वो सब अरहम के कदमों में बैठे हुए बोले। मैं तुम लोगों को सजा ही नहीं दे रहा तो माफी किस बात की? सर, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इनमें से एक बोला, जिस पर इस लड़की ने चौंक कर देखा जो इसके साथ एक कमरे में पकड़ी गई थी। इसकी बात पर अरहम ने जोर से उस लड़के के मुंह दबोचा। गैरतमंद बेगैरत इंसान, रात के इस पहर तुम इस लड़की के साथ एक कमरे की इस हालत में मिले हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारी दोस्त है। फिर इस लड़की को घूरते हुए बोला, देखो इसे जिस पर तुम अपना घर छोड़कर इसे खुश करने आई हो। सर, इसने मुझे जबरदस्ती की थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, वो रोते हुए बोली। जिस पर अरहम ने जोरदार कहका लगाया। मैडम, जबरदस्ती कमरे में की जा सकती है, घर से तो हम अपनी मर्जी से ही आते हैं। ओह, आई हो ना? उसके सवाल पर लड़की ने सर झुका लिया। सिर्फ लड़के का कसूर नहीं होता, तुम लोग भी इतनी ही
कसूरवार हो, जो अपने माँ बाप की इज्जत लुटा कर इन जैसों के साथ रातें गुजारने आ जाती हो, जो तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करके शादी के लिए पाक साफ लड़की ढूंढ रहे होते हैं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम लोगों को निकाह करवा दूंगा। इन्हें तो ऐसी वैसी ही लड़की मिलनी चाहिए थी जैसे तुम खुद हो, वो भी तुम्हारे माँ बाप के सामने। तुम जैसी लड़कियों की वजह से बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज नहीं भेजते, वक्त से पहले ही उनकी शादियां कर देते हैं। पता क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे तुम में से और उस तवाइफ में क्या फर्क है? वो तो फिर मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है और तुम लोग मोहब्बत में। सर एक मौका दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। इनमें से एक हाथ जोड़कर बोला, मौका ही तो दे रहा हूं तो सही, इसी से तुम्हारा निकाह करूंगा जिससे हम तुम पकड़े गए हो। कल को जब तुम्हारी औलाद होगी तो बताना कैसे तुम दोनों की शादी हुई, किस हालत में पकड़े गए थे तुम लोग। एक दूसरे के साथ बगैर निकाह के रातें गुजारते हो, लेकिन निकाह करके एक साथ नहीं रह सकते। तुफ है तुम लोगों पर। अब चलता हूँ, तुम लोगों की तो शक्ल भी देखने को दिल नहीं कर रहा। शहबाज अरहम की तो दूसरे सिपाही को आवाज दी, जो उसकी आवाज पर भागता हुआ आया। जी सर, जब मौलवी साहब और इनके वालिदैन आए तो मुझे बता देना। ठीक है सर। और हाँ, लेडी कांस्टेबल से कहें इन लड़कियों की अच्छे से हिदमत करें, और तुम इन लड़कों को जब तक इनके माँ बाप नहीं आ जाते बिना इनका जवाब सुने अरहम फौरन वहां से चला गया। अगले दिन अरहम घर वापिस आया था। वो टीवी लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने खड़ी मनाहिल पर पड़ी, जो रिसीवर कान से लगाए तेजी से नंबर डायल कर रही थी। उसे ऐसे देखकर तो अरहम के असाब तन गए। बड़े बड़े ढाक भरता उसके करीब आया, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर फोन पर नंबर डायल करने में मसरूफ थी। अरहम ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा और उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मनाहिल के हाथ से रिसीवर निकलकर नीचे झूलने लगा। किसको फोन मिला रही थी? अरहम ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। खौफ के मारे मनाहिल के ऊपर लर्जा तारी हो गया। मामा को मनाहिल की आवाज मुश्किल ही निकली। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। सच बताओ, अपने उस आशिक को फोन मिला रही थी ना? तुम इससे बात करने का दिल कर रहा था तुम्हारा? अरहम उसकी आंखों में देखता हुआ सुलगते हुए लहजे में बोला, जिसमें होप के सिवा कुछ नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मैं मामा को फोन। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अरहम ने उसका मुंह सख्ती से दबोचा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी बताता हूँ। कहते हुए अरहम उसे खींच कर किचन की तरफ ले जाने लगा। अरहम, दानियाल साहब ने अपने कमरे से निकलते हुए गरजदार आवाज में अरहम का नाम पुकारा, जो मनाहिल को बालों से घसीटते हुए ले जा रहा था। उनकी आवाज पर वो रुका और मुड़कर उनको देखा। छोड़ो इसे। दानियाल साहब मनाहिल को उसे छुड़वाते हुए बोले, अबू आप नहीं जाते, ये किसको फोन मिला रही थी? और मुझे यकीन है ये उसी को फोन कर रही होगी जिसके साथ ये भागी थी। अरहम, बस बहुत हो गया, जाओ। मनाहिल अरहम के कमरे में। मनाहिल जो होप से कांप रही थी, उनकी बात पर हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैंने कहा ना जाओ अरहम के कमरे में। अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा, जिस पर मनाहिल फौरन अरहम के कमरे की तरफ भागी। उसके जाते ही दानियाल अरहम की तरफ मुतवज्जे हुए और ये हरकत थी। अरहम, दानियाल साहब ने सख्ती से पूछा, अब्बू आप नहीं जानते, वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही थी। मुझे यकीन है ये उसी लड़के को फोन कर रही थी। अरहम, तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें? इसे मैंने ही कहा था अपने घर फोन करने का। और अब की बार उनका लहजा नरम था। उनकी बात पर अरहम ने सर झुका लिया। चलो आओ बैठकर बात करते हैं, कहते हुए सोफे पर बैठ गए। अरहम छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब बैठ गया। देखो अरहम, अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। वो संजीदगी से बोल रहे थे। अबू, मैं तो मरकर भी इस पर यकीन नहीं करूंगा। जो अपने माँ बाप की नहीं बनी वो मेरी क्या बनेगी? अरहम, बच्चों जैसी बातें मत करो। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। मैं जानता हूँ तुम्हें एक अनचाही लड़की मिली है, पर बेटा इसे भी तो तुम मिले हो, और तुम्हारी उसकी उम्र में फर्क भी तो कितना है। अबू, अगर मैं उसको मिला हूं तो उसकी अपनी वजह से मिला हूं, और जो भी मैं उसे अपने कमरे में नहीं रख सकता। अरहम अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला, तो कहाँ रहेगी वो? नूर आ चुकी है और उसे हकीकत का पता नहीं पता, और ना ही मैं चाहता हूं कि उसे कभी पता चले। इसलिए अब जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती तुम्हें उसे अपने कमरे में रखना होगा। अब्बू, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दानियाल साहब ने उसकी बात काटी। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा उस पर अमल करो, और जो हरकत तुमने आज की है वो आइंदा ना हो। मेरा घर है, तुम्हारा कोई पुलिस स्टेशन नहीं कि तुम जब चाहे जैसा चाहे मनाहिल के साथ सलूक करो, उन्होंने सर्द लहजे में बोला, जिस पर अरहम खामोश हो गया। लेकिन अबू, नूर की शादी होने में रिजा से शादी कर लूंगा और मनाहिल को तलाक दे दूंगा। वो जैसे अपना फैसला सुना रहा था। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाई उससे कि तुम उसे तलाक दो। बेटी बनकर ले आया हूं तो तुम उसे तलाक सिर्फ मेरे मरने के बाद ही दे सकते हो, इससे पहले नहीं, समझे तुम?
कहते हुए उठ खड़े हुए। अबू आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जिसका किरदार ठीक ना हो। बस कर दो हरहम, इस बेचारी की एक गलती की सजा है, कब तक देते रहोगे? पता नहीं, पर मेरी नजर में वो बेचारी नहीं है। अरहम तल ही से बोला और बड़े बड़े ढाक भरता अपने कमरे में चला गया और दानियाल साहब बेबस से जाता देखते रह गए। अरहम कमरे में आए तो सोफे बैठी मनाहिल को देखकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, जो गुड्डों में मुंह दिए हिचकियों से रो रही थी। अरहम उसे नजरअंदाज करता वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर के बाद अरहम फ्रेश होकर निकला, टावल से सर रगड़ता हुआ शीशे में खुद को देखने लगा और जो पहले काफी निस्बत हद तक फ्रेश लग रहा था, लेकिन मनाहिल अभी भी वैसी पोजीशन में बैठी थी जैसे वो छोड़कर गया था। बस कर दो ये रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम ऐसे रो रही हो, और हम चिढ़कर बोला। उसकी आवाज पर वो फौरन उठ खड़ी हुई और आंखें रगड़ती बाहर की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अरहम ने उसे बाहर की तरफ जाता देखकर पूछा। आपने कहा था मेरे कमरे में मत आना, लेकिन अब्बू के कहने पर आई थी। अब मैं जा रही हूँ। मनाहिल झिझकते हुए बोली। कोई जरूरत नहीं है कमरे से जाने की, अब जब तक मैं चाहूंगा तुम यही रहोगी, अरहम ने सख्ती से कहा। और उसकी बात पर मनाहिल ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने उसे हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दिया था आज वही कह रहा है कि कमरे से मत जाओ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरहम उसके ऐसे देखने पर उकता कर बोला। इसकी बात पर मनाहिल की होश की दुनिया वापस में आई और नजरें चुराकर वापस सोफे पर बैठ गई। इधर आओ, अरहम ने बेड पर लेटते हुए उसे आवाज दी। उसकी आवाज पर मनाहिल डरते डरते अपनी जगह से उठकर बेड के करीब आई। जी। मनाहिल को अपनी आवाज खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। पाँव दबाओ मेरे, अरहम ने आंखें बंद करते हुए हुक्म सादिर किया, जिस पर मनाहिल ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या हुआ? बुत बनी क्यों खड़ी हो? मेरी बात की समझ नहीं आई तुम्हें? अरहम ने उसे घूरते हुए पूछा। मनाहिल फौरन उसके पांव के नजदीक बैठ गई। बेड पर नहीं, नीचे बैठकर दबाओ। मनाहिल बिना देखे कुछ कहे बैठ गई। मनाहिल ने उसे देखा और फिर हल्के हल्के से हाथ दबा रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोला। मनाहिल ने नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर हाथों में जान नहीं है, वो जालिम लग रहा था। और फिर उसके पांव पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त मनाहिल उसकी जर खरीद गुलाम लग रही थी और वो उसका जालिम मालिक। हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से दबाओ। अरहम धाड़ा। जी। अपनी तरफ से वो पूरी ताकत के साथ कुव्वत के साथ दबा रही थी। कुछ देर दबाने के बाद मनाहिल ने महसूस किया कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा। अब तो वो हल्के हाथ से दबा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मनाहिल ने नजर उठाकर देखा और उसके चेहरे की तरफ देखा, जिससे लग रहा था कि वो सो चुका है। शायद वो 2 दिन घर ना आने की वजह से ठीक सोया नहीं था, तभी कुछ ही पल में सो गया था। मनाहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उठकर चली जाए या फिर ऐसे ही बैठे। अगर वो उठकर चलेगी तो कहीं अरहम उसकी वजह से मारना न शुरू कर दे। सोचते सोचते मनाहिल कब अरहम के पैरों में बैठे ही नींद की वादियों में खो गई, पता ही नहीं चला। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। अल्लाह हाफिज।